देखिए, सबसे फर्स्ट थिंग जो है यहाँ पे वो ये है, जब आप इसको नोटिस करना स्टार्ट कीजिएगा तो देखिए एक जगह oocyte लिखा है इसमें। क्या लिखा है? oocyte लिखा है। यहाँ दिख रहा है आपको? oocyte लिखा है। 1 मिनट, ये देखिए, ये oocyte लिखा हुआ दिख रहा है ना? अच्छा, oocyte का क्या मतलब है? रिप्लाई कीजिए उधर से। क्या मतलब है oocyte का? ओवम सेल। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। डबल ओ का मतलब है ओवम और CYTE साइट मतलब सेल होता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये डायग्राम जो है ना अपने आप में बहुत अच्छा है, बेस्ट है। जब मैं पहले समझा लूंगी उसके बाद आपको बोलूंगी बनाने को, अभी नहीं, क्योंकि एग्जाम में आता है। अगर आप सोच रहे हैं कि स्क्रीनशॉट लेके आप अपना काम चला लेंगे, वो वो जो स्क्रीनशॉट आप लेंगे उसकी फोटोकॉपी ले जाके तो एग्जाम में लगाना नहीं है, है ना? बार बार जो यहाँ पे एक डिस्कशन जहाँ पे रुकता है, दैट इज ग्रेनुलोसा सेल्स। इसको देखिए ध्यान से, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आती है, ठीक है। उसके लिए मैं एक चीज समझाती हूँ आपको। क्या, पहले तो आप यहाँ पे इस बात को समझिए कि ये जो पूरा टोटल स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये ग्राफियन फॉलिकल का है। किसका स्ट्रक्चर है ये? ग्राफियन फॉलिकल का है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको एक रफ वर्क की तरह देखें तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है, ये ट्रायंगल कहाँ से आ गया इसको। अगर आपको बोला जाए कि आपको क्या करना है, यहाँ पे एक oocyte के साथ और ग्राफियन फॉलिकल की पोजीशनिंग को आपको समझना है, जिसको समझने का सबसे अच्छा ये तरीका है। अगर ये क्या है, ओवम है, ठीक है। अब ये जो ओवम है इसको हम लोगों ने नाम दिया है oocyte। कोई दिक्कत किसी को? इस ओवम को मैंने oocyte का नाम दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। अब ये ओवम जो है दैट इज नोन एज oocyte। 50 बार मैं एक चीज को इसलिए रिपीट कर रही हूँ, आपने नोटिस किया होगा स्पेशली इस टॉपिक में, ताकि इसके खत्म होने के बाद किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। और ये oocyte और ओवम जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसकी कहानी भी इतनी छोटी नहीं है। इसके पीछे का भी पूरा जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो मैंने आप लोग को समझा के रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये फॉलिकल जैसे 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 बढ़ता जाता है, ठीक है, सबसे पहले शुरुआत में इसके पहले की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा, ये बेचारा कभी बनना स्टार्ट हुआ होगा, समझिएगा मैं किस बात को बोल रही हूँ, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte जो है ये लेयर ऑफ सेल से और घिरा हुआ है। ये जो प्राइमरी oocyte आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यही प्राइमरी oocyte जो है ये लेयर ऑफ सेल से घिरा हुआ है, ताकि आप ग्रेनुलोसा सेल्स की जो पोजीशनिंग है उसको आप अच्छे से समझ सकिए। इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, देखिए। तो ये जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज दिस कवरिंग, तो इस कवरिंग के लिए आपको वहां पे लिखना पड़ता है कि दिस कवरिंग इज ग्रेनुलोसा सेल्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये जो कवरिंग हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये ग्रेनुलोसा सेल्स का है। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे है, क्या ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स यहाँ पे आपको बना हुआ दिख रहा है, क्या जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा, इसी साइज का रहेगा, इतना ही छोटा रहेगा और कोई काम नहीं है इसके पास, इसको इंक्रीज नहीं होना है, इसमें एंट्रम कहाँ है? नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि जो आप ये प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी है ना बेचारा, शुरुआती ये बन रहा है, क्या है? कुछ नहीं है इसके पास। प्राइमरी अंदर क्या बैठा हुआ है? प्राइमरी oocyte है। ग्रेनुलोसा सेल्स जो आपने बाहर बनाया है, और कुल मिला के ये स्ट्रक्चर किस चीज का है? तो कुल मिला के ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये क्या है? आपको प्राइमरी फॉलिकल है। तो इसके अंदर का जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज क्या है? ये प्राइमरी oocyte है। क्या है ये? प्राइमरी oocyte है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। बात समझ आ रही है? उधर से फटाफट रिप्लाई करते जाइए, मुझे भी अच्छा लगता है पढ़ाना। हाँ। तो ये ग्रेनुलोसा सेल्स ने किसको घेर के रखा हुआ है? प्राइमरी oocyte को बाहर से घेर के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी अभी मैंने आपको जो बताया है वो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। आप बोलेंगे कि
वो तो कुछ और है और यहाँ पे तो कुछ और दिख रहा है मैम हमें। तो ये ग्राफियन फॉलिकल है सीधा, याद है शायद मैंने दिया है आपको कल के असाइनमेंट क्वेश्चन में, देखती हूँ एक बार, शायद मैंने दिया है। हाँ ये देखिए 6th क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अच्छा देखिए, मुझे जज करना है बच्चे को कि बच्चे ने सब कुछ समझा या नहीं समझा, तो एक क्वेश्चन दे दो उस बच्चे को, बोलो ग्राफियन फॉलिकल रिप्रेजेंट करो, उसमें थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ओसाइट, ये सारी चीजें कहाँ है, ये सब आपको वहां पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, नेक्स्ट लेवलिंग हम लोगों के पास आता है जोना पेलुसिडा का। कंफ्यूजन नंबर 1, जो कंफ्यूजन होती है बच्चों को, पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। पहली कंफ्यूजन जो बच्चों को आती है वो ये है, कई स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि जोना पेलुसिडा इज द एक्सटर्नल कोटिंग और कवरिंग ऑफ, मतलब मैं मिस्टेक करके आपको बताती हूँ। देखिए, मिस्टेक वाली बात अगर हम लोग यहाँ पे करें तो कई बच्चों को ऐसा लगता है कि जोना पेलुसिडा इज द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ गलती कर दी बच्चे ने। ये देखिए, जब बोला जाता है वहां पे कि जोना पेलुसिडा की पोजीशनिंग आपको रिप्रेजेंट करनी है, तो बच्चा वहां पे लिख के आ जाता है कि जोना पेलुसिडा जो है ये क्या है, एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ये गलत है, मिस्टेक है। बेचारा ये ग्राफियन फॉलिकल जो है, इसके अंदर में जो बैठा है ओवम, इसके बाहर की जो कवरिंग है ना, उसको हम लोग जोना पेलुसिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? जोना पेलुसिडा बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये देखिए, तो ये जो जोना पेलुसिडा है, जोना पेलुसिडा क्या है, इज द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ, किसकी एक्सटर्नल कवरिंग है? ओवम की। और फर्टिलाइजेशन के टाइम में इसी जोना पेलुसिडा के पेनिट्रेशन का काम है किसका? स्पर्म का। स्पर्म को जाके इसी का पेनिट्रेशन करना होता है। ठीक है, तो अपने आप में काफी स्पेसिफिक होता है ये। अब एक चीज देखिए, एक और चीज आती है यहाँ पे, ओवम को ठीक बाहर से, मतलब इसको जब आप ध्यान से देखेंगे, अंदर वाला तो ओसाइट है, दैट इज ओवम। इसके बाहर में आपने क्या देखा? जो एक्सटर्नल कवरिंग है, ये जो एक्सटर्नल कवरिंग, ये दिख नहीं रहा, दूसरा कलर हम लोग लेते हैं। समझ नहीं आया तो मेरे से पूछ लीजिएगा, आज मैं एक एक में डिफरेंस आपको दे दूंगी, मैं आपको बताती भी हूँ, क्वेश्चन सारे आपको पता ही है। तो सबसे पहली चीज जो ये है यहाँ पे, कि एक चीज पहले तो आप ये नोटिस कीजिए कि ये जो इसकी आउटर कवरिंग है, ये गई 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 गई, ये चल रहा है 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 चल रहा है। ठीक है, अंदर इसके ओसाइट बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये ओवम जो है यहाँ पे, इसके और जोना पेलुसिडा के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, स्पेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरी वाइट लाइन स्पेस। कई टीचर्स उसको पेरी विजुलाइन स्पेस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि द स्पेस विच इज प्रेजेंट विद इन द जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के अंदर जो स्पेस होता है और उस साइड, तो इसके बीच में जो खाली जगह बच गया, उस खाली जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? सपोज कीजिए कि हम लोग क्या करते हैं इसको, ये पिंक कलर से रिप्रेजेंट करता है, सपोज कीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये जो है, ये मैंने कल नहीं बताया था आपको, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, इसका ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इट्स पेरी वाइट लाइन स्पेस। समझ आई बात मेरी? यस और नो? बात समझ आई? Yes, ma'am. मैं पहले बोल रही हूँ, इतना, हाँ, इतना डेलिकेट कॉन्सेप्ट आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह में सुनने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा मैंने बताया है, उनकी डिटेलिंग होनी बाकी है। इट्स पेरी, पेरी मतलब क्या होता है? पेरी फेरी, बाहरी, आउटर, एक्सटर्नल, यही तो होता है, और क्या होता है? ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज आती है, क्या? एक तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, अब सबसे ज्यादा दिमाग खराब अब और होता है बच्चों का, कि यहाँ पे और पोजीशनिंग आती है कुछ निकल के सामने। क्या? अब ये सुनिए, ये बात आती है निकल के सामने। एक है यहाँ पे क्यूमुलस ओफोरस सेल्स, इसको देखिए, एक है क्यूमुलस ओफोरस सेल्स और एक देखिए कोरोना रेडिएटा सेल्स। क्यूमुलस ओफोरस, मैं हर एक चीज लिख दूंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं बार बार हर क्लास में ये रिपीट करती हूँ
पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, लिखना तो अपने आप आ जाएगा आपको, ठीक है। तो क्यूमुलस उफोरस सेल्स और कोरोना रेडियाटा सेल्स, क्यूमुलस ये एनसीईआरटी में नहीं है। क्यूमुलस सेल्स भी इसको लिखा जाता है, क्यूमुलस उफोरस सेल्स भी इसको लिखा जाता है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये है। कोरोना रेडियाटा सेल्स है, इधर वाला नहीं है, ठीक है। तो आप जब ये देखते हैं तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या दिख रहा है आपको, बताइए क्या फर्क लग रहा है, कोई बच्चा बोलेगा मुझे। अगर मैं आपसे पूछूं क्यूमुलस ओपोरस सेल्स और कोरोना रेडियाटा सेल्स, इसमें क्या फर्क है? कोरोना रेडियाटा सेल्स जोना पेलुसिडा के तुरंत बाद है और उसके बाद क्यूमुलस ओपोरस सेल। हाँ, और एक चीज देखिए, अब नीट का क्वेश्चन सुनिए मेरे से, ठीक है। which of the following which of the following is present in direct association with mature oocyte? जानबूझ के ना तो ओवम लिख रहा है, ना प्राइमरी लिख रहा है, ना सेकेंडरी लिख रहा है, ना टर्शियरी लिख रहा है, ठीक है। तो इस ओवम के डायरेक्ट एसोसिएशन में कोरोना रेडियाटा है, कोई दिक्कत नहीं आपको। और ये कोरोना रेडियाटा जो है, ये कोरोना रेडियाटा के बाहर एक और सेल्स का ये गुच्छा जो प्रेजेंट है, ठीक है, इसको हम लोग क्यूमुलस ओपोरस सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूमुलस ओपोरस सेल्स बोलते हैं। एक और चीज, क्या मैंने अभी तक ये जो पूरा डायग्राम आपको बताया, अभी तक तो मैं ग्राफियन फॉलिकल के बाहर की बात मैं कर ही नहीं रही हूँ, अभी तक तो हम लोग ग्राफियन फॉलिकल के अंदर की बात कर रहे हैं। तो ये सोच के दिमाग खराब होता है बच्चों का, इतनी सारी सेल्स की लाइनिंग है। पहले देखिए, सबसे पहली चीज, सबसे पहले आपको क्या यहाँ पे देखने को मिला, पहले तो अंदर में oocyte बैठा है। सबसे पहले अंदर क्या बैठा है? oocyte बैठा है। ये रहा oocyte। इस oocyte को जिसने घेर के रखा हुआ है, यानी कि बोला जाता है कि जब मैच्योर oocyte, ठीक है, अपने चारों तरफ एक नया मेम्ब्रेन बनाता है, जिसको मैंने रेड किया था उसी को मैं यहाँ पे ब्लू कर रही हूँ समझाने के लिए आपको। अपने चारों तरफ खुद के प्रोटेक्शन के लिए एक न्यू मेम्ब्रेन बनाता है, इसको हम लोग जोना पेलुसिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जोना पेलुसिडा बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, इस जोना पेलुसिडा, मतलब हम इंटरनल टू एक्सटर्नल चल रहे हैं, मतलब कि अगर मैं रफ में आपको बताऊं तो हम लोग यहाँ पे ऐसे अंदर से बाहर की तरफ अपनी जर्नी कर रहे हैं, ये बात समझिए पहले। अगर मैं खिचड़ी बना दूं तो आपको भी कंफ्यूजन होगी और एग्जाम में आप क्वेश्चन का आंसर भी सही से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे अंदर की तरफ कौन बैठा था, oocyte है या ओवम है, ठीक है। फिर आपको उसके चारों तरफ घिरा हुआ क्या मिला है? जोना पेलुसिडा मिला है, राइट, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको क्या मिला है? जोना पेलुसिडा मिला है, ठीक है। तो मैच्योर oocyte भी आप इसको बोल सकते हैं, इसको सेकेंडरी oocyte भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी oocyte भी बोल सकते हैं। इसको मैच्योर oocyte भी बोल सकते हैं और सेकेंडरी oocyte भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आप चाहे तो ओवम बोलिए और मैच्योर oocyte बोलिए, ठीक है। इसके चारों तरफ, इसके बाद जो चीज आपको यहाँ पे मिल रही है, क्या लिखूं मैं? बोलिए उधर से आंसर। इसके चारों तरफ क्या है? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। यस, वेरी गुड। अगर आपको समझ आ रही है मेरी बात तो आप बहुत इंटेलिजेंट है। बिलीव कीजिए, क्वेश्चन का आंसर जब आप सॉल्व करेंगे आपको मेरी बातें याद आएंगी उस टाइम, मैडम ने समझाया था हम लोगों को। और पूछ के देखिएगा, बच्चों का क्या अच्छे अच्छे टीचर्स का सर दर्द हो जाता है ये सब समझने में या बच्चों को समझाने में। यानी मैच्योर oocyte के बाहरी लेयर को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, दैट इज जोना पेलुसिडा, ठीक है। तो जोना पेलुसिडा, अब देखिए, अब पूछा जाएगा जोना पेलुसिडा इज द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ओवम किसका है? ओवम का है। यस, किसका है? हाँ, बहुत अच्छी बात है, ओवम का है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए, मेरे ख्याल से मैं समझा पा रही हूँ आपको, तभी आप लोग आंसर कर रहे हैं। तो ये oocyte है और oocyte के चारों तरफ मैंने आपको जोना पेलुसिडा बताया, ठीक है। अब देखिए,
इसके चारों तरफ आपको कोरोना रेडिएटा सेल्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? कोरोना रेडिएटा सेल्स मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये आपको येलो इसके बाहर है, तो मैं येलो से नहीं बनाऊंगी इसको। तो ये जो बाहरी लेयर आपको यहाँ पे मिल रहा है, इट्स क्या है? ये कोरोना रेडिएटा सेल्स है। ये सब क्या है? कोरोना रेडिएटा सेल्स सराउंड्स द ओवम। बात समझ आई मेरी? कोरोना रेडिएटा सेल्स सराउंड्स, या सेल्स लिख दिया तो सराउंड द ओवम। कोरोना रेडिएटा सेल्स सराउंड द ओवम। बात समझ आई मेरी? 3 बार तो मैंने बोल दिया तब से। ये वही कोरोना रेडिएटा सेल्स है जिसने ओवम को बाहर से घेर के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कोरोना, यानी दूसरे नंबर पे मैंने ज़ोना पेलुसिडा लिखा है, अंदर से बाहर हम लोग चल रहे हैं, तो तीसरे नंबर पे क्या हो गया? यहाँ पे कोरोना रेडिएटा सेल्स हो गया। थर्ड नंबर पे यहाँ पे हो गया कोरोना रेडिएटा सेल्स। सारी फसादी खत्म। एक बार इसका फ्लो चार्ट बना लीजिए, जिंदगी भर के लिए कंफ्यूजन खत्म आपकी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कोरोना रेडिएटा सेल्स। ठीक है, फिर इस एंट्रम बेचारे को तो रहने दीजिए, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है कल। ये तो कुछ नहीं है, ये तो फ्लूइड भरा है, इसके अंदर जो पूरा ये लिक्विड फ्लूइड भरा हुआ है ना, दैट्स एंट्रम। लिख भी रहा है यहाँ पे, लीकर फॉलिकुलाई। ठीक है, तो ये कोरोना रेडिएटा सेल्स जो है वो नंबर 3 पे आ गया यहाँ पे। ठीक है, देन देखिए येलोइश मास जो यहाँ पे चारों तरफ से इसको घेर के जो बैठे हुए हैं, चारों तरफ से क्या किए हुए इसको जो घेर के बैठे हुए हैं ये सब। ठीक है, ये क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे? क्यूमुलस उफोरस सेल्स, यानी तीसरे नंबर। देखिए कितना ये मतलब डेलिकेट, आप इसको बोल सकते हैं, डेलिकेट कॉन्सेप्ट है। शायद एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर भी उसकी आप इतनी सारी लेवलिंग पढ़ रहे हैं और आप उसको समझ भी रहे हैं कि किसकी बात कौन सा लेयर प्रेजेंट है। यही मैं आपको बता रही हूँ तब से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि कोरोना रेडिएटा सेल्स के बाहर जो है यहाँ पे, दैट इज क्यूमुलस उफोरस सेल्स। चौथे नंबर पे कौन प्रेजेंट है? क्यूमुलस। नीट के एग्जाम में इन सबको अरेंज करने को दे दिया जाएगा, बच्चा बोलेगा पता नहीं क्या क्या ये आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेते हैं। कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, यहीं से होता है, 0 लेवल का वो क्वेश्चन होता है। मेरी बात याद रखिएगा, जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, इसलिए 0 लेवल का बोल रही हूँ बिकॉज सारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो क्यूमुलस उफोरस सेल्स जो है ये कोरोना रेडिएटा सेल्स के बाद प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्यूमुलस। देखिए अब जब क्यूमुलस आप देखते हैं तो कहीं कहीं पे CUMULUS लिखा रहता है, कहीं कहीं पे CUMULOUS लिखा रहता है, दोनों सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अभी फिलहाल जो हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग उसी को लिख लेते हैं। इसके बाद हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? क्यूमुलस उफोरस सेल्स, CUMULUS, क्यूमुलस उफोरस, क्यूमुलस उफोरस सेल्स। कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे साथ साथ लिख लिया होगा आपने, है ना? क्यूमुलस उफोरस सेल्स। ठीक है, देखिए कैसे सिस्टमेटिक वे में, ये कल मैंने सिस्टमेटिक नहीं किया था, मैंने जल्दबाजी में आपको बताया था। काफी अच्छा खासा पोर्शन कल भी कवर किया था आप लोगों ने, और शायद इसी वजह से आप लोग आज मतलब ऑलमोस्ट क्या सारे बच्चे प्रेजेंट हैं। 3 है तो 1-2 बच्चे हो सकता है एब्सेंट हो, बट है ही है। हाँ है, कुछ बच्चे हैं एब्सेंट, निकेत वगैरह शायद एब्सेंट है। चलिए, कुछ बच्चे बीमार भी चल रहे हैं, अभी थोड़ा सीजनल फ्लू वगैरह चल रहा है। आगे चलते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे क्यूमुलस उफोरस सेल्स लिख दिया। अब हम एंट्रम को भी रहने देते हैं, बात समझ जाइएगा क्यों। एंट्रम तो फ्लूइड है ना इसके अंदर भरा हुआ। अभी हम लोग सेल्स की लेयरिंग की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सेल्स की लेयरिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या है, फिर हम लोग ग्रेनुलोसा सेल्स की। अच्छा, आपको एक चीज दिख रहा है इसमें ग्रेनुलोसा सेल का, यहाँ पे देखिए पूरा तो मैंने रफ ही कर दिया है इसको। ये देखिए एक लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, ये दिख रहा है ना? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जैसे अभी मैं एक रफ वर्क यहाँ पे कर रही थी,
ये मैंने क्या किया, मान लीजिए कि ये फिर से मैं यहाँ पे बना रही हूँ ऐसे गोले सा, ठीक है। और इसके चारों तरफ प्राइमरी साइट के चारों तरफ एक लेयर के सेल ने इसको ऐसे घेर लिया चारों तरफ से। क्या किया, इसको ऐसे चारों तरफ से घेरने का काम कर लिया, ठीक है। तो ये बोला जाएगा शुरुआती लेयर ऑफ क्या है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स है जिसने इसको चारों तरफ से घेरने का काम किया है। तो यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स बिकॉज इट्स मैच्योर फॉलिकल। अभी इतनी अच्छी जो आपको यहाँ पे सारी लेबलिंग नजर आ रही है, ऐसा थोड़ी क्योंकि ये बेचारा क्या है प्राइमरी फॉलिकल है, वहां तो दिखेगा ही नहीं ये सब, एंट्रम बेचारे का तो नामो निशान नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स ने अपनी थिकनेस बढ़ाई है। जैसे जैसे ये बेचारा मैच्योर होता जाएगा वैसे वैसे इसको मोर एंड मोर प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये क्या करता है, मच थिकनेस शो करता है ग्रेनुलोसा सेल्स के रिगार्डिंग। बट आपको इतनी बात तो, अभी तक तो हम लोग किसके चारों तरफ की कवरिंग पढ़ रहे थे, ओवम के चारों तरफ की। कितना चौंकाने वाली बात है, सोचिए। जोना पेलुसिडा इज द मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ ओवम, ठीक है। कोरोना रेडिएटा सेल्स सराउंड्स द ओवम, ठीक है। Just outside the corona radiata cells, cumulus oporous cells are present. Then after antrum, because antrum यहाँ तो है नहीं, its joining point पे तो है नहीं, तो मैंने antrum को रहने दिया, ठीक है। When we observe a specific Graafian follicle, then a mature follicle possesses various layers of granulosa cells. यानी यहाँ पे क्या होता है, एक मैच्योर फॉलिकल जो है बहुत सारे लेयर शो करता है किसके, ग्रेनुलोसा सेल्स के। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अभी ये और दिमाग खराब करने वाला है, इसके बाहर भी बहुत सारे लेयर्स आने वाले हैं। ये क्या प्रेजेंट है, ग्रेनुलोसा सेल्स प्रेजेंट है। क्या है ये, ग्रेनुलोसा सेल्स है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आगे आप लोग, आगे आ गया यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, ग्रेनुलोसा सेल्स आ गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब ये ग्रेनुलोसा सेल्स जो हम लोग देख रहे हैं, ये फैलोपियन ये यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं इसको ग्राफियन फॉलिकल जो है, इसके अंदर के साइड में आपको दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, ये अंदर के साइड में इसकी दिख रहा है। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन की खासियत क्या है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके आउटर प्रेजेंट है, ग्रेनुलोसा सेल्स के बाहर के साइड में जब हम लोग देखते हैं तो क्या प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो नंबरिंग यहाँ पे रह गई थी, ग्रेनुलोसा सेल्स को दीजिए नंबर 5, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन को अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हैं, दीजिए नंबर 6, ठीक है। थीका इंटरना इज नंबर 7 एंड थीका एक्सटर्ना इज नंबर 8, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या लिखा है, ग्रेनुलोसा सेल्स लिखा है। ग्रेनुलोसा सेल्स के बाहर लिखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके बाहर क्या लिखिए, इसके बाहर लिखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, तो यही बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करेगा, एक और सेल की लेयरिंग को कंटेन करने का काम करता है, दैट्स थीका इंटरना। इंटरना अंदर, एक्सटर्ना बाहर, क्या दिक्कत है इसमें। तो उसके बाद हम लिखेंगे थीका इंटरना एंड देन थीका एक्सटर्ना एंड देन थीका एक्सटर्ना। यहाँ भी मैं एक फोटो लगाई देती हूँ ताकि वो नोट्स में चला जाएगा आप लोगों के पास, थोड़ी सी जगह है मेरे पास, हो जाएगा यहाँ पे। पहले लिख लीजिए यहाँ पे थीका इंटरना, ये हो गया। और इसके बाहर क्या होगा, थीका एक्सटर्ना। इसको एज इट इज कॉपी में कॉपी कर लीजिए और याद रखिएगा, इसके ये ऊपर से नीचे की जो सीरीज अभी मैंने आपको बताई है, इसमें फेर बदल करके रख दिया जाएगा आपको नीट के एग्जाम में, और बोला जाएगा कि आपको बताना है कि कौन सा लेयर, अब वो पूछ लेगा खुद ही ना कि उसको कैसे चाहिए,
मतलब इंटरनल टू एक्सटर्नल चाहिए, एक्सटर्नल टू इंटरनल चाहिए, ठीक है, ये चीज वो खुद ही पूछ लेगा आपसे, उसकी आप टेंशन नहीं लीजिए, उस तरीके से आपसे एग्जामिनेशन में इसको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक नोट हो गया होगा सबका, आगे चलेंगे फिर हम लोग। आपने बहुत मेजर कॉन्सेप्ट सीखा है, अगर आपको ये मेरी बातें समझ आई है तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, अपने आप में इस बात को दिमाग में रखिए, आपको पता चल जाएगा ये बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट था, बट आपने इसको समझा है अभी। और जहां पे ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट है ना, यहाँ पे देखिए एक चीज हिडन है, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ देखिए एक चीज ना हिडन है, ये देखिए, ये जो है जस्ट, ठीक है, HILLOCK, हिलॉक बोलते हैं इसको। जहाँ पे मैंने बोला ना, यहाँ तो एंट्रम है, बट ये जो यहाँ पे ज्वाइनिंग जो शो कर रहा है, दिस वन, ये जो है दैट इज नोन एज हिलॉक। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हिलॉक बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। यहाँ से आगे चले हम लोग, कुछ और स्पेशल पॉइंट हम लोग लिखे, सब क्वेश्चन है इसमें। मैंने आपको बोला था ना, एक एक वर्ड जो आपको यहाँ पे सुनने को मिल रहा है, सब अपने आप में क्या है, क्वेश्चंस हैं, सबको जब आप देखना स्टार्ट करते हैं। ये ओवम अगर हम अंदर की तरफ चल रहे हैं, हिलॉक मैम सेल है। हाँ, यहाँ पे बाइंडिंग करने वाले जो सेल्स है ना, उसको बोलते हैं हम लोग। सेकेंड वन इज जोना पेलुसिडा, थर्ड वन इज कोरोना रेडियाटा, फोर्थ इज क्यूमुलस ओफोरा सेल्स, फिफ्थ इज granulosa cells, sixth is basement membrane, seventh is theca interna, and eighth one is theca externa। ये हो गया नोट सबसे, आगे चलूं मैं? यस मैम। यस मैम। समझ आया या नहीं आया? आगे चलने से मतलब है कि समझ आया आपको? यस मैम। आपको जरूर मिलेगा 2000% मेरी तरफ से। आप अपनी कॉपी के मार्जिन में लिख लीजिए, हो ही नहीं सकता कि आप जब बैठे हो नीट के एग्जाम में आपको इस पेज से क्वेश्चन ना मिले, जरूर मिलेगा आपको, तभी मैंने इतनी डिटेलिंग कराई है, ठीक है। आगे देखिए, एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रही हूँ आज की क्लास में। देखिए, कुछ चीजें हैं जो रह गई थी बतानी मेरे से, पहले भी हम लोग सीख सकते थे, अभी भी फिर कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आगे भी हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पहली चीज तो आप ये याद रखिए, जो मैंने आपको एक बात समझाई थी, ठीक है, कि पहली चीज मैंने आपको क्या सिखाई थी? फर्स्ट थिंग, oogenesis is initiated during fetal life। याद आया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है। अब एक चीज, जो 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब जो एक छोटी सी बात मैं हाफ लाइन लिखने जा रही हूँ, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। नो मोर oogonia, नो मोर oogonia are formed or added after birth। याद रखिएगा, एक एक लाइन क्वेश्चन है, खुद ही ढूंढिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। मैं तो थोड़ा थोड़ा इसलिए बोल देती हूँ बीच में कि ताकि आप लोग भी एनर्जाइज रहिए और उसका सिग्निफिकेंस आपको पता चलता है। बाकी आप लोग तो खुद ही इंटेलिजेंट है, तो चेक कर सकते हैं इसको। आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ।
अब एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनिए इसकी। देखिए, अगर आप क्या करते हैं, एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फीमेल का जब आप लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना स्टार्ट करते हैं, उसके केस में क्या है कि जब इसके ओवरी की बात करी जाती है, इसमें तो खैर मैंने आपको मास्टरी करा रखी है। These finger-like projections are known as embryo, बहुत सारा होता है, and this structure is ovary. इस ओवरी के अंदर, इस ओवरी के अंदर जो भी oogonia है, जो भी क्या है, oogonia है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी oogonia ऐड किया गया है, तो इसको एक भी, नॉट अ सिंगल, सिंगल क्या आधा भी उसको ना बर्थ के बाद नहीं मिलेगा फीमेल को। इस बात को रखिए दिमाग में, ये बात बच्चों को क्या किसी को भी समझ नहीं आती। पता है लोगों के अंदर एक मिसकॉन्सेप्शन और एक धारणा गलत क्या होती है, मैं बताती हूँ, वीडियो लाइव बनाती हूँ रफ में, तो उसके बाद आपको बात समझ आ जाएगी मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैंने आपको बताया, अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ तो बाकी है जिसको हम करेंगे। मैंने आपको एक बात बताई थी क्या कि मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है, तो उसमें यहाँ से ओवम रिलीज हुआ, ये गया 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 गया, ठीक है। और ये टूटने के बाद जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा, टूटने के बाद, रप्चर होने के बाद एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बढ़ा देगा। याद आया? यस और नो? ठीक है। यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. ये टूटने के बाद ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बढ़ा देगा, ठीक है। तो एक ओवम निकला, मान लीजिए कि फर्स्ट मंथ में गया इस साइड से, तो सेकेंड मंथ में जाएगा इस साइड से, सेकेंड मंथ में इस साइड से जाएगा, ठीक है। थर्ड में इससे, फोर्थ में इससे, फिफ्थ में इससे, सिक्स्थ में से। हाँ, एक्सीडेंटली कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बार इधर से भी निकल गया, इधर से भी निकल गया। आपने ऐसे जुड़वा देखे होंगे अपनी लाइफ में, बहुत देखे होंगे, अब तो खैर बहुत कॉमन हो गया है, जो दोनों जुड़वा है एक साथ, मतलब ट्विंस पैदा हुए हैं, लेकिन वो दिखते नहीं एक जैसे। देखा है ना, सबने देखा होगा, मैंने तो बहुत देखे अपनी लाइफ में, सबने देखा होगा। मतलब हम लोग स्कूल टाइम में जब पढ़ते थे या स्कूल में जब पढ़ाते थे, तो कई क्लास में जैसे रजिस्टर में देखा तो सेम डेट ऑफ बर्थ, मतलब दो ब्रदर हैं या दो सिस्टर हैं, मैंने देखा डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो मैंने बोला तुम लोग ट्विंस हो? तो बाकी बच्चे कह रहे हैं हाँ मैम वही तो हम लोग भी बोलते हैं, इनकी शक्ल एक जैसी नहीं है, तो ये ट्विंस कैसे हो सकते हैं? ठीक है, इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। तो यहाँ देखिए होता क्या है, तो उसकी मदर्स बॉडी में क्या हुआ होगा कि जिस डे इधर से एक ओवम रिलीज हुआ ना, उसी डे इधर से भी एक ओवम रिलीज, इट्स एक्सीडेंटल केस, उसी डे इधर से भी एक रिलीज हो गया। अब जो स्पर्म गया था, ठीक है, मैंने यहाँ बना भले दिया है, बट फर्टिलाइजेशन साइट इज हियर, पता है ना आपको, हर बच्चे को पता है ना, इधर से भी यस निकला और मैम। इधर से भी निकला। यार तो ये क्या है यहाँ पे, इट्स द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये क्या है यहाँ पे, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। तो इधर भी फर्टिलाइजेशन, इधर भी फर्टिलाइजेशन हो गया, खिसकता ये भी आएगा, ये भी इम्प्लांटेशन कर लेगा यहाँ पे, और इधर से भी खिसकता आएगा, ये भी इम्प्लांटेशन कर लेगा यहाँ पे। बात समझ आ रही है, मेरी कहानी समझ आ रही है? साथ साथ यस बड़े, मैम। हाँ सब कुछ यस हुआ, मैम। सब कुछ मतलब ठीक ठाक हुआ, बर्थ हुआ इनका। लेकिन ये आइडेंटिकल ट्विंस नहीं होते, ये वैसे वाले ट्विंस हैं, मतलब जो नहीं एक जैसे दिखते हैं। इवन कि कई बार तो ऐसा होता है, एक बहुत फेयर है और एक का कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क होता है ना। बहुत सारा केस है, बिकॉज दोनों साइड से। कुल मिला के मुझे आपको बात ये समझानी है, जैसे जैसे किसी फीमेल की एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसके ओवरी में प्रेजेंट, वैसे वैसे उसके ओवरी के अंदर प्रेजेंट oogonia खर्च होते जाते हैं।
उसके बाद उसमें गॉड भी एक ओगोनिया ऐड नहीं कर सकते कहीं से। आगे जाके जब मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ाऊंगी तो वहां पे मैं बच्चों को डाउन सिंड्रोम पढ़ाती हूँ। 10वीं क्लास में नाम सुना है आपने, ऐसे भी टीवी पर भी सुना होगा आपने। डाउन सिंड्रोम जब होता है तो वहां पे डॉक्टर्स चैलेंज करते हैं कि भाई फीमेल्स जो है ना, इसकी अगर मैरिज या फिर जो भी रीजन है प्रेगनेंसी का रीजन, अगर वो बहुत ज्यादा एज एक्सीड कर जाता है तो बच्चों में डाउन सिंड्रोम के चांसेस और खतरा बढ़ जाता है। तो फीमेल कहती है क्या ये डॉक्टर बकवास कर रहा है? भाई वो बकवास नहीं कर रहा, वो बेचारा साइंस बता रहा है। उसके पीछे की साइंस ये है कि अगर आप मान लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल देके सिखाती हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास रैस 100 है, आपके पास क्या है, रैस 100 है। तो 100 रुपए में आप जितनी चीजें खरीद सकते हैं, खर्च करते 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 अगर 20 रुपए बचे आपके पास, तो जितना सामान आप 100 रुपीज से खरीद सकते थे तो उससे तो लेस ही खरीद सकते हैं ना 20 रुपए में। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। तो ज्यादा एज के बाद होता क्या है कि इन फीमेल्स के अंदर का oogonia जो है ये इतना ज्यादा खर्च हो गया कि कम बचा है। तो जो स्पर्म जाता है फ्यूज और फर्टिलाइज करने के लिए, ये बेचारा अब इसके पास कोई चॉइस ही नहीं है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि कुछ सुपीरियर हो तो उसके साथ जाके अब इसको जो मिलता है ये उसी के साथ क्या करता है, फर्टिलाइज कर जाता है। मतलब जो भी ओवम मिला उसके साथ जाके ये स्पर्म फर्टिलाइज कर गया और इसने अपना फर्टिलाइजेशन वहां पे करा दिया। ठीक है। हो सकता है इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, खर्च होते होते बाय डिफॉल्ट कुछ एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि इसमें जो बचा हुआ है और इसमें जो रिमेनिंग है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है। तो इतनी मैंने आपको कहानी सिर्फ एक सेकंड पॉइंट के लिए सुनाई है, जहां पे मैंने आपको लिखा है नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ। ठीक है। तभी मैंने आपको 11th में ही वार्न किया था। मैंने आपको बोला था कि जब मैं 12th में आपको पढ़ाऊंगी और मैंने अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ा दिया तो उसमें आपको कहीं से पढ़ा हुआ कोई बच्चा कभी हरा ही नहीं सकता, क्योंकि एक एक लाइन के ऊपर जो भी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, आइडिया, नॉलेज, जो भी चीजें हैं वो मैं डिटेल में करके आपको देती चली जाती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज है जहाँ पे बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। देखिए, अब मैंने लिखा है नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ। यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, अब क्या आ रहा होगा? ठीक है, नहीं ऐड होता है तो पहले कितना होता है? ठीक है। आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है अ कपल ऑफ मिलियन oogonia। oogonia मतलब गैमेट मदर सेल को भी बोला जाता है। तो आपकी एनसीईआरटी ने एक स्टेटमेंट लिखा है अ कपल ऑफ मिलियन, ये अच्छा नहीं लगा इसको, मैं कैपिटल में लिख देती हूँ। अ कपल ऑफ million gamete mother cell, couple of million gamete mother cell, इसका दूसरा नाम क्या है? सेल्स कर दीजिए इसको, oogonia इसी को बोलते हैं। A couple of million gamete mother cells और oogonia, ठीक है, are formed within each ovary। अच्छा, एक चीज अब यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगाती हूँ। ठीक है। अब थोड़ा यहाँ से देखिए बच्चे गलती कैसे करते हैं। कहावत सुना है ना आपने कि आंखें खुली हुई है लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या मतलब लिख रहे हैं, समझ रहे हैं या आंसर कैसे करना है। कह रहा है यहाँ पे, यहाँ मेरे पास एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम था, अच्छा नहीं था तो मैं यहाँ लगा देती हूँ। यहाँ से मिस्टेक क्या होती है बच्चों की सोचने में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये एक ही फोटो
चलिए लेबलिंग तो आपको आती है सारी, इसे उठाते हैं रख लेते हैं। मुझे जो बात समझानी है उसको समझाने के लिए सफिशिएंट। देखिए जो मैं बोल रही हूँ उसको समझिएगा ध्यान से। इसने क्या बोला है, ये यहाँ पे बोल रहा है, कह रहा है कि अ कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल्स, कपल ऑफ मिलियन का क्या मतलब है? 2 मिलियन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो लिखा है अ कपल ऑफ मिलियन, तो इसका मतलब है 2 मिलियन। इसको लिख देना चाहिए था, पहले नहीं बुझानी चाहिए थी। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे एग्जाम में इसको गलत करके आते हैं। अब इसने अपने अंदर क्या किया हुआ, एक चीज हिडन करके रखी हुई है। क्या? ये यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे इसकी बात करते हैं, क्योंकि क्या लिख रहा है, ईच ओवरी लिख रहा है। क्या लिख रहा है यहाँ पे? ईच ओवरी लिख रहा है, ठीक है। यानी एक ओवरी के अंदर कितना बन रहा है? 2 मिलियन। कोई दिक्कत? नो मैम। तो यहाँ बच्चे गलती करते हैं। पूछा गया कि अच्छा बताइए एक ओवरी के अंदर कितना बनेगा, तो बच्चा को यहाँ पे अ याद है, बच्चा सोचता अच्छा लिखा था अ मिलियन, कपल दिखना भूल जाता है बच्चा। 1 मिलियन पे टिक करके आ गया। एक में 1 मिलियन बनेगा तो दोनों में 2 मिलियन बनेगा? नहीं। एक में 2 मिलियन बनेगा तो दोनों में 4 मिलियन। दोनों में कितना बना? 4 मिलियन। बट ड्यूरिंग विच टाइम? इसको मिला है फीटल लाइफ में। इसको जब ये मतलब जो फीमेल है, ये जब अपनी मदर्स वॉर्म में थी तभी मिल गया था इसको, है ना? तभी इसको ये चीज दे दी गई थी और तभी इसको मिल गया था। लेकिन इतना चौंकाने वाली बात ये है, सो सुनिए, यहाँ पे ये चीज आपको बहुत हैरान करेगी कि प्यूबर्टी के टाइम में, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल जो है वो ईच ओवरी में बच जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ। ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी, ओनली सब क्वेश्चन है, एक डाटा क्वेश्चन है इसका, 60,000 टू 80,000, 60,000 से 80,000, ओनली 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स, 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स और लेफ्ट, इतना ही बचा रहता है बस। और सोचिए जैसे 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 एज बढ़ती जा रही है, खर्च होता जा रहा है। ये तो प्यूबर्टी का क्या मतलब है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने वाला फेज है, तब 60,000 से 80,000 ही बचा है। तो एज ज्यादा जाते 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 ये और ज्यादा खर्च हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, सिर्फ 60,000 से 80,000 जो है इतना ही बचा रहता है अब लेफ्ट। बट कहानी यही ओवर नहीं होती है। इन ईच ओवरी, आपको मेरी बातें समझ आई? यस और नो? समझ आई तो आप बहुत मैम ही बाकी सब क्या हो गया? बाकी सब ना, जो इसका पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, जो सारे स्टेजेस जो चल रहे होते हैं, जो मैंने आपको बताया था ना, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का फेज जिसमें अरेस्टिंग होती है, ठीक है, उसके बाद का जो प्रोसेस जब तक स्टार्ट होके आना होता है ना, वहां तक वो धीरे 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 लैप्स करता चला जाता है। रेस्टिंग स्टेट में इतने साल तक ये रेस्टिंग स्टेट में जो होता है, तो रेस्टिंग स्टेट में होने की वजह से क्या होता है, जो पूरे फेज को या फिर जो भी वहां पे अरेस्ट होके बैठा होता उसको नरिशमेंट देने में बाकी सारे खप जाते हैं। ठीक है, तो ये कितना बचा रहता है? सिर्फ 60,000 से। बट मैम
हाँ जैसे कि कोई भी वुमेन अपने लाइफ स्पैन में जनरली 451 टू 452 टाइम्स ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाती है, और यहाँ पर 60,000 टू 80,000 है, तो फिर कैसे कमी हो जाता है ओवोनिया का? नहीं समझे, कमी नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे अरुणिमा। देखिए यहाँ पे ये बात बोली जा रही है ना, मैं एक बात बताती हूँ, देखिए कमी नहीं होती है यहाँ पे। मैंने सिर्फ एक बात बोली है कि जो ये 60,000 टू 80,000 जो लैब्स बचा हुआ है, इसका जो डेटा आपको बताया जा रहा है, ठीक है, तो ये जैसे खर्च होता गया होता गया होता गया होता गया होता गया होता गया, ठीक है, तो इसके होने के बाद मैं कह रही चॉइस कम हो जाते हैं। हो सकता है कि जो रिलीज होके जा रहा था तो वो अच्छी क्वालिटी वाला चला गया, बस ये बात है। कमी नहीं होती, कमी तो खैर कभी भी नहीं होती। एक जब ऑप्टिमम टाइम आएगा तो वहां पे जाके सिर्फ क्या होगा, फिर मेनोपॉज हो जाएगा, ठीक है। अब जो कुछ पॉइंट्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे और मैंने आपको लिखा रखा है। अब क्या होगा, ये चीज है तो फिर मैंने आपको फॉलिकल्स के बारे में बताना स्टार्ट किया था। और प्राइमरी फॉलिकल्स जो बनेंगे, कौन बनेंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स बनेंगे, तो वहां पे एक चीज आती है ग्रैनुलोसा सेल्स की। मैम 60,000 से 80,000 जो है वो सारा ओवम बना सकता है ना? हाँ, ग्रैनुलोसा सेल्स, ग्रैनुलोसा सेल्स। चलिए एक लाइन लिख लीजिए इसमें। ग्रैनुलोसा सेल्स के बारे में आप लोग लिख सकते हैं कि जब क्या हुआ है, प्राइमरी फॉलिकल्स जब बने थे, ठीक है, द प्राइमरी फॉलिकल्स, द प्राइमरी फॉलिकल्स get surrounded by get surrounded by more layers of granulosa cells, ठीक है। और जैसे जैसे जितना आप ग्रेनुलोसा सेल इसको देते जाइएगा, इसका मतलब ये उतना ज्यादा मैचुरेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हो गया, ये पेज हो गया होगा, आगे बढ़े। यस मैम। इसके बाद एंट्रम रहता है, ये तो रफ पेज से तुम्हें हटा दूं। इसके बाद यहाँ पे बात आती है एंट्रम की। एंट्रम में लिख लीजिए द मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल contains a fluid filled cavity called antrum। एक एक लाइन बस दे रही हूँ, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, बस आपको समझ होना चाहिए। ऐसे तो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं इसको। दोनों पे भी सीधा दोनों पे सीधा में लिख लीजिए।
मैच्योर और secondary oocyte. The mature or secondary oocyte forms a specific membranous covering called as zona pellucida. ऐसी 1 by 1 करके आप लोग सबका लिख लीजिएगा, ठीक है। ओवुलेशन पता है आप लोगों को? The release of ovum, the release of ovum from the ovary is called as ओवुलेशन। ये हो चुका है और मैंने आपको डिफरेंस भी दे दिया था इस ओवुलेशन में और oogenesis में। कॉर्पस ल्यूटियम बोलेगा कोई आप में से? कॉर्पस ल्यूटियम बोलना है किसी को? Ma'am, degenerating Graafian follicle is known as corpus luteum. हाँ ठीक। Ma'am, corpus luteum is formed after the release of ovum from the Graafian follicle. हाँ ठीक है, वेरी गुड। कॉर्पस ल्यूटियम इसमें लिख लीजिए। This specific structure is formed after release of ovum from the Graafian follicle, ठीक है। ये पेज हो गया, आगे बढ़ूं मैं? Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. 10th क्लास का एक टॉपिक है, बट पढ़ना तो है आपको। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है ना वो मैं बता देती हूँ। इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी मैं बता सकती थी, बट उसमें मुझे बहुत टाइम चाहिए समझाने के लिए।
ये 3 नंबर का कैसे आता है मैं बताती हूँ आपको। ये बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। कैसे आता है मतलब कैसे 3 नंबर का बनाना है इसको तो मैं बता देती हूँ। देखिए फटाफट समझते जाइए। ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है। क्या है ये? व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। एक ही स्पर्म अब ध्यान से समझिएगा, सबके बारे में बस एक एक लाइन आपको लिखना आना चाहिए और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक्रोसोम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक्रोसोम दिख रहा है, ठीक है। तो जब एक्रोसोम की बारी आती है, किसकी बारी आती है? एक्रोसोम की बारी आती है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में जब एक्रोसोम की बारी आती है, वही एक्रोसोम है जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कंटेन करता है। सेल चैप्टर में बताया था एक्रोसोम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ sperm contains hydrolytic enzymes. हाइड्रोलाइटिक, याद आया क्या नेचर होगा इसका? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का क्या नेचर होगा? एसिडिक। एसिडिक होने की वजह से आगे हम लोग इसमें क्या जोड़ते हैं? which helps in penetration of ovum during fertilization। ये एक लाइन है इसका, एक्रोसोम का है। इसका है ये एक्रोसोम का है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बहुत आसान है, बहुत इजी है ये एक्रोसोम की डिटेलिंग हो गई, ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो बेसिक अगर हम लोग समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक और पेज मुझे इसके पहले ऐड करना चाहिए था, इसके बीच में डाल देते हैं। देखिए अगर एक स्पर्म है, अगर क्या है? एक स्पर्म है, ठीक है। 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे जब हम लोग इसके पार्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, पहला क्या है? हेड है, जिसके आगे अभी एक्रोसोम पढ़ा आपने। उसके बाद क्या है? नेक रीजन है इसका। फिर क्या है? मिडल पीस है। और फिर क्या लास्ट में क्या है? टेल है, ठीक है। अब एक और चीज देखिए, अगर इसका क्या है? हेड है, तो इसने आगे क्या किया हुआ है? कंटेन्स एक्रोसोम।
ये एक्रोसोम कंटेन करने का काम करेगा। नेक क्या है? ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ हेड एंड मिडल पीस। कोई दिक्कत? ये हो गया। नेक इज रेफर्ड एज द ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ head and middle piece। कोई दिक्कत नहीं किसी को? बात समझ आ रही है? कोई सुन रहा है? रिप्लाई कीजिए उधर से। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, थोड़ा थोड़ा रिप्लाई करते रहिए। मिडल पीस आगे देखिए। मिडल पीस जो है भाई, इसका तो बहुत बड़ा रोल है। इट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया, जो 72 घंटे तक ये जिंदा रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। किसकी वजह से? ऐसा थोड़ी कि आप बैटरी लगाने जाते हो, नहीं, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया कैरी करता है। इट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया कैरी करने का काम करता है। टेल जो है इसी की वजह से स्विम करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स मोटिलिटी टू फॉर्म्स। चलिए, हो गया? ये नोट हो गया? आगे बढ़े। यस मैम। अब देखिए, इसके बाद क्या है? एक्रोसोम लिख लिया हम लोगों ने। उसके हेड के आगे मुझे याद आया कि बेसिक वाला तो मैंने बताया ही नहीं, तो बीच में मैंने एक पेज इंसर्ट कर दिया वहां पे, ठीक है। तो ये क्या है? कैप लाइक स्ट्रक्चर है, आपको पता ही है। तो ये स्पेसिफिक पार्ट जो है स्पर्म का, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कैरी करता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यही है जो क्या करता है? पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। फिर जब हम लोग बात करते हैं मिडल पीस की, ठीक है, मिडल पीस, इसके बारे में लिखिए। इट कंटेन्स, इसके बाद असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करूंगी। इट कंटेन्स न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया which provides, क्या प्रोवाइड करेगा? ये एनर्जी, ठीक है। which provides to the forms। टेल अभी बोला ही मैंने, वहां पे लिखा है मैंने रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म, which helps in motility of sperms। हो गया ये? अब यहाँ पे एक कोइटस के टाइम में एक पॉइंट समझ सकते हैं इसको, मतलब कॉपुलेशन होता है ड्यूरिंग 1 COITUS coitus or copulation, a male ejaculates, मतलब रिलीज करना। a male ejaculates about 200 to 300 million sperms, ठीक है।